हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी अप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान अर्थात इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी का अपन आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर उठाया है, जो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इन्हें आप डीपीएसपी के भी नाम से जानते होंगे। मुख्य रूप से दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो इन्हीं को अपन आज अच्छे से कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या डीआरडीओ एमटीएस की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, इस सेक्शन से देखा गया है कि अक्सर ही एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम ध्यान में रखते हुए ये वीडियो लेक्चर मैंने कवर किया है। और अपन बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम में लाने आने योग्य पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है। तो ये भारतीय संविधान में भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक कवर करते हैं। तो ये आप ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी डायरेक्टली पूछ लेता है। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा, भारतीय संविधान के भाग 1 में राज्य और उनके संघ के बारे में वर्णन किया गया है। आपको मैं भाग बता देता हूँ कौन कौन से भाग है। तो भाग 1 में राज्य और उसके संघ क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक कवर करता है। इसके बाद ही दोस्तों भाग 2 आ जाता है, जो नागरिकता है, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक कवर करता है। इसके बाद दोस्तों भाग 3 आता है। भाग 3 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कवर करता है। भाग 3 ही के बाद दोस्तों आ जाता है हमारा भाग नंबर 4, जो आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक कवर करता है, और जो क्या है, नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें आप डीपीएसपी के भी नाम से जानते होंगे। तो ये मुख्य रूप से दोस्तों आपको मैंने कुछ भारतीय संविधान के भाग भी बता दिए, जिन्हें आप याद रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड, बात करते हैं ये कि कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो आप याद रखेंगे कि ये इन्हें आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया गया है, अर्थात आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को भारतीय संविधान में जगह दी है। मतलब कि हमें हमें इन्हें भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये टोटली मौलिक अधिकार से भिन्न है। यहाँ दोस्तों एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली कि जो नीति निर्देशक तत्व है अर्थात डीपीएसपी है, वो मौलिक अधिकार से टोटली भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न है, तो इन्हें जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। आप सीधे याद रखेंगे इस पॉइंट को कि इसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। मतलब कि आप राज्य के प्रति, राज्य पर ये दबाव नहीं डाल सकते कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान है उन्हें लागू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी नहीं जा सकते। इसके विपरीत अपन अगर मौलिक अधिकार की बात करें, तो दोस्तों मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो आप उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को यह व्यवस्था बनाई गई है भारतीय संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट इसके विरुद्ध में रिट जारी कर सके। तो ये तो था मौलिक अधिकार के संबंध में अपन ने बात करी। अब आगे चलते फ्रेंड, बात करेंगे अपन अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब संविधान बन रहा था उस टाइम चलेंगे, उस समय चलेंगे। संविधान के जो निर्माता थे और उस समय जो संविधान के सलाहकार थे, वो कौन थे, बी.एन. राव थे। इन्होंने संविधान सभा को ये सलाह दिया कि हमें जो है दो तरीके के मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में रखना चाहिए। एक वो मौलिक अधिकार जो तुरंत रूप से लागू हो सके और जिन्हें न्यायालय में परिवर्तनीय हो सके, ठीक है। और एक वो मौलिक अधिकार हमें रखना चाहिए हमारे संविधान में जो धीरे धीरे सरकारों द्वारा लागू किया जा सके, और जो राज्यों और जिसे जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सके। तो दोस्तों बी.एन. राव की जो सलाह थी, उन्हें हमारे संविधान निर्माताओं ने माना जरूर, लेकिन उस तरीके से नहीं माना। हमने क्या किया, एक प्रकार के मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार का नाम दे दिया, और जो दूसरे तरीके से मौलिक अधिकार देने की बात बी.एन. राव ने करी थी, उनको हमने नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में हमें भारतीय संविधान में जगह दे दी। तो ये मेनली अपन ने इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानी कि इतिहास में क्या कुछ घटनाक्रम घटी, और उसके बाद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमारे भारतीय संविधान में जो है लागू किया गया। अब तो दोस्तों इनकी बात करते हैं अपन, आखिर ये है क्या। तो वास्तव में ये सरकार से तात्पर्य रखते हैं, मतलब कि ये सरकार को क्या करना चाहिए उसके बारे में जो है
भारतीय संविधान में लिखा गया है नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से। और दोस्तों साथ ही साथ ये सरकार को किस प्रकार की सुविधाएं जनता को देनी चाहिए उसके संबंध में प्रावधान इसके तहत जोड़ा गया है। तो ओवरऑल हम बात करें, एक शब्द में बात करें दोस्तों कि ये जो है जनता के लिए जो आवश्यक कल्याणकारी नीति होती है उसके निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं कौन, नीति निर्देशक तत्व। तो अब आते हैं बात दोस्तों इसके उद्देश्य की, इसका उद्देश्य क्या था नीति निर्देशक तत्व को रखने का। तो दोस्तों यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे पूछा जाता है आपसे कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। दूसरा है दोस्तों आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, इसका दूसरा उद्देश्य है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों ही पॉइंट हो जाते हैं जो आपको याद रखना है। कई बार इससे रिलेटेड एग्जामों में क्वेश्चन भी आया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। आगे चलते दोस्तों, ये सरकार के उद्देश्य से संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, अर्थात सरकार को मार्गदर्शन देते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो दोस्तों सरकारों का उद्देश्य मेनली क्या होता है कि वो जनता की भलाई के लिए काम करना। और अगर कोई सरकारें इस जो संबंध में अगर कार्य नहीं करती है तो नीति निर्देशक सिद्धांत की वो उसको बताते हैं कि आपको इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। तो मेनली नीति निर्देशक तत्व जो है सरकारों के लिए प्रदान किए गए, सरकारों को दिए गए हैं कि उनके कर्तव्य को स्पष्ट कर सके। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे, जनता को सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए भी एक तंत्र प्रदान करते हैं क्या, नीति निर्देशक तत्व। अर्थात इन कुछ पॉइंट के आधार पर हम जो सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड, अब बात करेंगे अपन अब कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों की। जी हाँ दोस्तों, इन अनुच्छेदों को मैं बिल्कुल भी आपको याद कराने का प्रयास करूंगा और आपको इस वीडियो लेक्चर को देखते देखते ही जो है ये याद हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अब अनुच्छेदों को। तो इन अनुच्छेदों को मैं कुछ पेयरों में याद कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आपको कुछ पेयर बना के याद करते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहले आपको दो अनुच्छेद एक साथ याद रखना है, आर्टिकल नंबर 36 और आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 36 में कुछ नहीं कहा गया है, इनमें ये बोला गया है कि एक राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व कैसे होने चाहिए उसके संबंध में परिभाषा का प्रावधान आर्टिकल नंबर 36 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 37 सिर्फ ये बोलता है कि जो नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इतनी सी बात 37 में की गई है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आगे चलिए फ्रेंड, बात करेंगे 38, 39 और 39A की। तो इन तीनों को ही आप एक साथ याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 39 और 39A को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 38 बोलता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना राज्य का एक कर्तव्य हो जाता है। मतलब कि इसका तात्पर्य यह है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए या लोक कल्याण को बनाए रखने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे क्या होगा कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 38 बोलता है। ठीक है, आगे चलते आर्टिकल नंबर 39 के अनुसार संसाधनों का उचित वितरण हो, इसकी व्यवस्था भी राज्य की सरकारों द्वारा किया जाएगा। और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 39 के माध्यम से ही राज्य सरकारें करती है। आर्टिकल नंबर 39A में बोला है कि समान अवसर के आधार पर न्याय की व्यवस्था राज्य सरकार को करना आवश्यक हो जाता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे बात करें दोस्तों आर्टिकल नंबर 40 की। तो आर्टिकल नंबर 40 को आप ऐसे याद रखेंगे कि ग्रामों में जो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 40 के तहत किया जाता है। तो दोस्तों इन्हें भी एक मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि गांव में आर्टिकल नंबर 40 के अनुसार क्या हो गई, ग्राम पंचायत बन गई। तो ग्राम पंचायत बनने के साथ ही अब क्या सोचा गया सरकारों द्वारा कि हमें अपने नागरिकों को कुछ काम दिलाना चाहिए। तो रोजगार गारंटी की व्यवस्था द्वारा आपने देखा ही होगा कि गाँवों में क्या, ग्राम में क्या होता है, अभी क्या चल रही है, मनरेगा चल रही है, अभी नरेगा स्कीम चल रही है। उसके तहत क्या हो रहा है कि दोस्तों ग्रामों में जो है काम दिया जाता है। ठीक है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो उसकी व्यवस्था आर्टिकल नंबर 41 में की गई। मतलब ग्राम पंचायत का गठन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, नागरिकों को काम मिल गया।
अब दोस्तों जो काम मिल रहा है तो वो काम कैसा होना चाहिए, एक न्याय संगत होना चाहिए, मतलब मानवीय दशा में करने योग्य काम होना चाहिए। उसकी व्यवस्था कहाँ की गई, आर्टिकल नंबर 42 में की गई। तो दोस्तों अब आपको एक क्रम से याद रखेंगे कि ग्रामों में ग्राम पंचायत का गठन हो गया आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 41 के माध्यम से क्या हो गया, ग्रामों में क्या हो गया, नागरिकों को रोजगार मिल गया। उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, जो रोजगार मिला और जो काम मिला वो कैसा काम होना चाहिए, एक न्याय संगत होना चाहिए। तो इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 42 के माध्यम से की गई। इसके बाद दोस्तों अगर जो काम आपको मिल रहा है उसके लिए क्या वेतन मिलना चाहिए, आपको क्या मजदूरी मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था आर्टिकल नंबर 43 में की गई है। मतलब आर्टिकल नंबर 43 ये बोलता है कि कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी की व्यवस्था जो है राज्य सरकारों को करना चाहिए। मतलब कि जो मजदूरी उन्हें दी जानी चाहिए वो एक निर्वहन के योग्य होना चाहिए, इसका भी प्रावधान किया गया है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल नंबर 43 में लिखा है। तो दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा, एक क्रम से आप याद रखेंगे तो आपको ये आसानी से जो है याद हो जाएगा। आगे चलते फ्रेंड बात करेंगे आर्टिकल नंबर 44 की और 45 और 46 की। इसको एक साथ याद रखेंगे। दोनों में ही दोस्तों बात की गई है आर्टिकल नंबर 44 में समान नागरिक संहिता के लिए। अर्थात दोस्तों आर्टिकल नंबर 44 के माध्यम से नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 4 और 4 क्या है, दोनों समान दिख रहे हैं। तो समान सिविल लॉ अर्थात समान नागरिक कानून की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 44 के माध्यम से हर राज्य को करना एक कर्तव्य हो जाता है उस राज्य का। तो आर्टिकल नंबर 44 में क्या है आप याद रखेंगे, समान कानून की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 44 में की गई है। और कौन सा कानून, नागरिक संहिता अर्थात सिविल लॉ। आर्टिकल नंबर 45 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 45 को 46वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से हमारे नीति निर्देशक तत्वों में ऐड किया गया है। ठीक है, सॉरी कौन से संविधान संशोधन, 86 अर्थात 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पहले क्या हुआ करता था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे हटा दिया गया और एक ये मौलिक अधिकार बन गया, जो अनुच्छेद 21 का ए में ऐड कर दिया गया। तो दोस्तों ये खाली हो जाता है उस समय, तो उस समय क्या काम किया जाता है, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 45 में। आगे चलते हैं फ्रेंड, आर्टिकल नंबर 46 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 46 क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य दुर्बल लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है आर्टिकल नंबर 46 के माध्यम से। तो दोनों को ही आप ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों में ही शिक्षा का प्रावधान किया गया है। बशर्ते दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के वर्गों की शिक्षा की बात करी गई है और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लोगों की शिक्षा की बात की गई है आर्टिकल नंबर 46 में। तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा आप ऐसे अगर क्रम से याद करते हैं तो। आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे 47 और 48 और 48 ए की। इनको आप एक साथ याद रखेंगे। तो दोस्तों 47 में बात की गई है कि जो है मद निषेध का प्रावधान आर्टिकल नंबर 47 के माध्यम से राज्य सरकारें जो है करती है। आपने देखा होगा राज्य सरकारें समय समय पर नशा मुक्ति अभियान चलाती है, तो वो आर्टिकल नंबर 47 के अनुसार ही जो नशा मुक्ति का अभियान राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। और राज्य सरकारें ये व्यवस्था बनाती है कि किसी भी राज्य में जो है नशीली वस्तुओं का सेवन जो नागरिक नहीं कर सके और उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्तर को बनाए रख सके। इस संबंध में जो प्रावधान आर्टिकल नंबर 47 के माध्यम से राज्य सरकारें करती है, आप ये ध्यान रखेंगे। कई बार दोस्तों इससे रिलेटेड एग्जामों में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है ये। आगे अनुच्छेद की बात करें 48 की, तो 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन किया गया है। ठीक है, और 48 ए की बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया और इसे पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों इसे भी आप एक कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे कि 47 के माध्यम से नशा मुक्ति हो गया जो ग्राम है। ठीक है, नशा मुक्ति हो गया समाज हमारा। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों कि उनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, तो वो कृषि और पशुपालन का काम स्टार्ट कर दिया। और कृषि के साथ साथ ही दोस्तों कुछ पर्यावरण संरक्षण का भी काम जो है जनता को करना है, तो इसकी भी व्यवस्था कौन, राज्य सरकारें करेंगी। ठीक है, तो आपको ये तीनों ही आर्टिकल इस तरीके से आप याद रखना है। आगे बात करेंगे आर्टिकल नंबर 49 की। तो 49 में क्या है दोस्तों, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो 49 में आप ऐसे याद रखेंगे
कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक होते हैं, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इनका संरक्षण जो राज्य सरकारें करती है अनुच्छेद 49 के तहत करती है। अर्थात अनुच्छेद 49 में ये बताया गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है और वस्तुओं का संरक्षण है वो राज्य सरकारें करेंगी। किस आर्टिकल के तहत करेंगी? आर्टिकल नंबर 49 के तहत करेंगी। तो आर्टिकल नंबर 49 में क्या किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अब आर्टिकल नंबर 50 की बात करें तो 50 को आप ऐसे याद रखेंगे 50-50 के तहत ऐसे याद रख सकते हैं। मतलब कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 के माध्यम से मतलब दिया गया है। मतलब कि सीधे सीधे अपन बात करें कि आर्टिकल नंबर 50 में यह व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का पृथक्करण किया जाना चाहिए। मतलब कि अगर एक मजबूत और दृढ़ लोकतंत्र की स्थापना हमको करना है तो उस देश की जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों ही, उनका हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दोनों का पृथक्करण आवश्यक हो जाता है। तो इसकी व्यवस्था आर्टिकल नंबर 50 में क्या बोला है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हो। ठीक है, तो यहाँ तक के अपन ने बात करी कि आर्टिकल नंबर 50 तक के जितने भी अनुच्छेद थे इनका संबंध देश से था। अब आर्टिकल नंबर 51 का संबंध क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए आर्टिकल नंबर 51 में बात कही गई है। मतलब कि राज्यों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो किस तरीके से जो है किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रख सके, उसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 51 के माध्यम से किया गया है। तो ये अपन ने तमाम अनुच्छेदों का पढ़ने का प्रयास किया है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से जुड़े हुए थे। आई होप कि आपको ये बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से और ये याद हो गया होगा। तो दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि एक व्यक्ति थे, एक संविधान विशेषज्ञ थे के.टी. शाह, मतलब राजनीतिज्ञ थे। कौन थे? के.टी. शाह। ठीक है, के.टी. शाह जी थे। इन्होंने नीति निर्देशक तत्व के संबंध में एक बात कही है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कथन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, बिल्कुल भी आप इसे याद रखेंगे। तो इनका कहने का तात्पर्य क्या था कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएंगी। तो इनका कहने का तात्पर्य भी बिल्कुल सही था, क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्वों को अपन जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। मतलब कि अगर कोई सरकार या कोई राज्य अगर इन प्रावधानों को हमें मतलब प्रोवाइड नहीं करता या जनता को इन सुविधाओं को नहीं देता तो उसके खिलाफ अपन न्यायालय में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो ये राज्य सरकार के अनुसार या राज्य सरकार की सुविधा के अनुसार एक चेक है। तो ये बात कही थी के.टी. शाह ने, आप इसे भी याद रखिए, कई बार यहाँ से भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन अब स्टॉप करते हैं अपनी इस वीडियो को। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों को भी ये जानकारी प्राप्त हो और उनका भी थोड़ा कल्याण हो सके। और अंत में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन स्टॉप करते हैं अब इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।